मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उसी राष्ट्र संघ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एबीसीनिया का अपहरण का वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सामूहिक सुरक्षा के विनाश की कथा के तीसरे अध्याय के नायक मुसोलिनी था। इस बार न केवल ब्रिटेन वरन फ्रांस ने भी तुष्टीकरण की आत्मघाती नीति का आश्रय लिया। दिसंबर 1934 में वलवल नामक एक गांव के पास एबीसीनिया तथा इटली की सेनाओं में एक टक्कर हो गई, जिसमें कुछ इटालियन सैनिक मारे गए। इटली ने तुरंत क्षतिपूर्ति का एक अनुचित दावा उपस्थित किया और विवाद को पंच निर्णय के लिए रखने से इनकार कर दिया। सन 1935 में आवश्यक तैयारियां करने के पश्चात अक्टूबर 1935 में इटली ने एबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया। 3 जनवरी 1935 को एबीसीनिया ने मामले को कुछ राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दिया, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली के साथ देते हुए विवाद को टालना शुरू कर दिया। यही नहीं, 7 जनवरी 1935 को फ्रेंच विदेश मंत्री लावाल ने एक गुप्त समझौते द्वारा इटली को एबीसीनिया के इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट दे दी। यद्यपि सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु उसने जूल रोमे से एक वैयक्तिक वार्तालाप में स्वीकार किया कि मैंने मुसोलिनी को इथियोपिया दे दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री सर सैमुअल होर भी जर्मनी के विरुद्ध इटली को एक मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए उसके तुष्टीकरण की इस फ्रांसीसी नीति से सहमत था। 1 अक्टूबर 1935 को मुसोलिनी ने इटालियन सेनाओं को एबीसीनिया पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस पर एबीसीनिया ने 16वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रसंघ के कार्रवाई करने का अनुरोध किया और इस समय ब्रिटिश जनता इटली के आक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई का मांग कर रही थी। इसलिए ब्रिटेन स्पष्ट रूप से राष्ट्रसंघ में इटली के पक्ष नहीं ले सका। 7 अक्टूबर को राष्ट्रसंघ की परिषद इस निर्णय पर पहुंची कि इटली सरकार ने राष्ट्रसंघ की संविदा के 12वें अनुच्छेद की उपेक्षा करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी है। 2 दिन पश्चात साधारण सभा ने सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सिफारिशों के आधार पर नवंबर 1935 में इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए गए, परंतु राष्ट्रसंघ इटालियन आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा, क्योंकि ब्रिटेन के पास फ्रांस ऊपर से राष्ट्र संघ की कार्रवाई में समर्थन करते हुए भी अंदर ही अंदर उससे विश्वासघात कर रहे थे। 10 सितंबर 1935 को होर और लावाल के मध्य गुप्त रूप से समझौता हुआ कि इटली के विरुद्ध न तो सैनिक कार्रवाई की जाएगी और न ही उसके समुद्री जहाज़ों और नाकाबंदी की जाएगी और न ही उसके जहाज़ों के लिए सुएज नहर बंद की जाएगी। 7 दिसंबर 1935 को होर लावाल समझौते में एंग्लो फ्रेंच तुष्टीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इस समझौते में इटली को एबीसीनिया का 2/3 भाग देने की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश लोकमत के प्रबल विरोध के कारण यह समझौता कार्यान्वित नहीं हो सका और सर होर को त्यागपत्र देना पड़ा, परंतु ब्रिटिश और फ्रांस सरकारों ने अपनी नीति नहीं बदली। परिणाम स्वरूप एबीसीनिया ने इटली की सेनाएं आगे बढ़ती रही और 1 मई 1936 को फ्रांस हेल सिलासी की राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। 4 जुलाई 1936 को राष्ट्रसंघ ने आर्थिक प्रतिबंधों का परित्याग कर दिया।
इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने एबिसिनिया को राष्ट्रसंघ से निकालने और इटली को उसमें पुनः लाने का कुचक्र रचा। एबिसिनिया के सम्राट हेल सिलासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रसंघ स्वयं ही अपनी कब्र खोद लेगा यदि न्याय के द्वारा शांति की स्थापना के लिए बनाए जाने के उपरांत वह उस सिद्धांत को छोड़कर किसी भी कीमत पर शांति के सिद्धांत को स्वीकार कर लेगा, यहाँ तक कि अपने एक सदस्य राज्य के आक्रमणकारी के चरणों में डाल देने की कीमत चुकाने का प्रयत्न करेगा। परंतु उसकी चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1938 में राष्ट्रसंघ ने अपने सदस्यों को एबिसिनिया पर इटली के स्वत्व को मानने और न मानने की स्वतंत्रता दे दी। नवंबर 1938 में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने एबिसिनिया पर इटली के अधिकार की मान्यता दे दी। इस प्रकार एबिसिनिया राष्ट्रसंघ तथा सामूहिक सुरक्षा के तुष्टीकरण की बलवेदी पर बलि चढ़ा दिया। राष्ट्रसंघ इस धक्के के बाद कभी नहीं संभल सका। उसकी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था निष्प्राण हो गई। राइन प्रदेश का सैनिकीकरण। इसी वीडियो में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था पर अगला प्रहार हिटलर ने किया। एबिसिनिया कांड ने ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के स्ट्रेजा मोर्चे को पूर्णतया विनष्ट कर दिया था। इससे लाभ उठाकर हिटलर ने 7 मार्च 1936 को लोकार्नो संधियों को अमान्य घोषित कर दिया और राइन प्रदेश के पुनः सैनिकीकरण प्रारंभ कर दिया। फ्रांस ने संधियों के इस घोर उल्लंघन के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए ब्रिटेन से अनुरोध किया, परंतु ब्रिटेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था एक बार फिर प्रभावहीन सिद्ध हुई, जिसके फलस्वरूप 14 अक्टूबर 1936 को बेल्जियम ने अपने पुनः तटस्थ राज्य की घोषणा कर दी। इस तरीके से यह वीडियो आज यहीं तक। अगला वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक